कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक संडे को यहाँ पर जो बच्चे हमारे कोचिंग में संस्थान में ऑफलाइन पढ़ाई के लिए आते हैं, इनके लिए एक टेस्ट का आयोजन कराया जाता है, एक टेस्ट सीरीज चलाया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग जो है वर्ग 10 के लिए 8वां टेस्ट जो है लेने जा रहे हैं, आज हुआ है और उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज जो टेस्ट है 31 मार्च 2024 को बायोलॉजी का टेस्ट लिया गया है। इस टेस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड को देख के कि काफी बच्चे जो है इस टेस्ट में भाग लिए हैं और उन्होंने जो है इस टेस्ट को दिया है और अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनके क्या सही उत्तर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि निःश्वसन क्या होता है। निःश्वसन यानी कि श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग अपनी सांस को शरीर से बाहर छोड़ते हैं, जो कि नाक के रास्ते से बाहर निकलता है। इसे हम लोग अंग्रेजी में एक्सपायरेशन भी कहते हैं, एक्सपायरेशन भी कहते हैं। एक्सपायरेशन के दौरान यानी कि निःश्वसन के दौरान हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। यानी कि जब श्वसन की प्रक्रिया होती है उस दौरान जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संश्लेषण तो होगा नहीं, दहन भी नहीं होगा, यानी कि जलता भी नहीं है। वहां पे क्या होता है, खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, यानी कि खाद्य पदार्थ क्या होता है, टूटता है कणों में। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग मानव श्वसन करते हैं तो नाक होता है, फेफड़े होते हैं, तो पौधों के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके रास्ते से जो है हवा यानी कि गैसें आती हैं और जाती हैं। तो इसका सही उत्तर जो है होगा यहाँ पे रंध्र। रंध्र यानी कि पत्तियों के ऊपर लगे हुए छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अंदर से यानी कि पेड़ के अंदर से गैस को बाहर जाना तथा बाहर से गैस को पेड़ के अंदर लेना, इसमें जो है अहम भूमिका निभाते हैं। रंध्र को अंग्रेजी में स्टोमाटा भी कहते हैं, स्टोमाटा भी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसों का जो है विनिमय होता है। विनिमय यानी कि जो है अदला बदली से संबंधित है, तो किस भाग में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्वोली। एल्वोली यानी कि कुपिका। कुपिका जो है हमारे फेफड़े के अंदर लगा होता है और ये हमारे दोनों फेफड़ों में मिलकर लगभग हजारों लाखों की संख्या में जो है कुपिकाएं मौजूद होती है हमारे फेफड़ों में, जो क्या करती हैं, हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना तथा बाहर से जो हम लोग शुद्ध वायु लिए हैं श्वसन के दौरान उसमें से ऑक्सीजन को छांट के शरीर के अंदर भेजना। यानी कि ये जो अदला बदली यानी जो विनिमय का काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, ये जो कारनामा है, ये जो काम है, वो फेफड़े के एल्वोली यानी कि कुपिका में होता है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा एल्वोली यानी कि कुपिका। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 की रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, रक्त एक संयोजित तरल उत्तक है। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है उत्तक, ऑप्शन सी है पदार्थ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सही उत्तर इसमें मारेंगे ऑप्शन बी यानी कि उत्तक है। रक्त एक उत्तक है। उत्तक का कौन सा प्रकार है, संयोजी उत्तक है और तरल रूप में उपस्थित होता है, पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पे रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। यानी कि आयरन की कमी से हमारे शरीर के अंदर कौन सा रोग होता है। तो हमारे शरीर में आयरन की कमी से होने वाले रोग को हम लोग एनीमिया कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी से होने वाले रोग को हम लोग एनीमिया कहते हैं। इससे संबंधित हम लोग थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे। हमारा जो रक्त होता है, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त पाया जाता है, शरीर के अंदर जो रक्त पाया जाता है, ये जो रक्त होता है ये हीमोग्लोबिन से बना होता है। हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन को भी अगर हम लोग तोड़ के देखें तो ये दो शब्दों के मेल से बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम का अर्थ होता है आयरन और ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है और इसी की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर के अंदर जो है रक्त गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम होती हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है आपके पास कि आयरन की कमी से होने वाला रोग, उसको भी हम लोग एनीमिया बोलेंगे। यदि क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, हम लोग उसको भी एनीमिया बोलेंगे। यदि क्वेश्चन आता है आपके पास कि रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की कमी से होने वाला रोग, उसमें भी हम लोग क्या है उसको एनीमिया बोलेंगे। क्योंकि रीजन क्या है, हीमोग्लोबिन किस भाग में पाया जाएगा, आरबीसी में। तो ऑटोमेटिक अगर किसी एक चीज का कमी होगा तो दूसरे का कमी होना लाजमी है। तो इस प्रकार जो है रक्त जो है इसमें अहम भूमिका होती है आयरन की। और क्वेश्चन था आपका कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अगले प्रश्न नंबर 7 है कि मानव हृदय का सामान्य रक्तचाप होता है। यानी कि जो हमारा मानव शरीर है इसमें जो हृदय उपस्थित होता है, इसका जो सामान्य ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है। तो हमारा मनुष्य के अंदर जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर मरकरी और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 मिलीमीटर मरकरी। जब हम इसको रक्तचाप के रूप में देखते हैं तो 120/80 यानी कि दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120/80 मिलीमीटर मरकरी। आपको यहाँ पे इकाई पर भी ध्यान देना है। ब्लड प्रेशर को मापने की इकाई जो होता है मिलीमीटर मरकरी होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, यहाँ पे अंग पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषी अंग। तो आपको इसमें से कौन सा अंग दिखाई दे रहा है, तो अंग इसमें सिर्फ एक ही है, वो है पत्ती। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा पत्ती। यदि यहाँ पे अंगक होता तो हम लोग हरित लौह की तरफ जरूर जाते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सीधे सीधे साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो अंग इसमें कौन सा है, पत्ती। प्रश्न नंबर 9 है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। यानी कि मछलियों के अंदर कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है। ऑप्शन ए है ट्रेकिया, ऑप्शन बी है गिल्स, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी है नाक। तो जो मत्स्य यानी कि जो जलीय जीव है, जो मछलियां हैं, उनके अंदर गिल्स जो है पाई जाती है, जिससे वो लोग अपना श्वसन करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है 10, इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। मानव शरीर में वो कौन सी रचना है जो शरीर के वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हमने बायोलॉजी के क्लास में आपको पढ़ाया था, वक्ष गुहा यानी कि आपके जो फेफड़े हैं उसके बाहर की जो आपकी जो चेस्ट यानी कि जो हड्डियां हैं, पसलियां हैं, उसको जो है वक्ष गुहा पूरे ऊपर वाले भाग को बोला गया था, तथा उदर गुहा यानी कि जहां पे आपका आमाशय उपस्थित है। इन दोनों के बीच में जो है डायफ्राम उपस्थित होता है। इन दोनों के बीच में डायफ्राम उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब क्लास में आपको बताए थे हम, तो इसके बारे में हमने बताया था कि जब आप सांस को जो है अंदर लेते हैं तो डायफ्राम फैलने के लिए और मदद करता है फेफड़ों की, और जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या करता है, अधिक से अधिक उसके ऊपर फेफड़ों के ऊपर दबाव बनाता है, ताकि जो गैसेज हैं पर पूरी मात्रा में जो है हमारे फेफड़ों से जो है बाहर निकल सके। तो डायफ्राम ही वो चीज है, वो अंग है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर 11 है कि अवायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है जैसे कि आपको पढ़ाया गया है। एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो कोशिका के अंदर जो श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है वो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन जो होता है कोशिका के जो बाकी कोशिका द्रव्य भाग है इसमें होने वाले श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन के दौरान मात्र 4 एटीपी का निर्माण होता है, और जो वायवीय श्वसन के दौरान जो है यहाँ पर क्या होता है 36 एटीपी का निर्माण होता है। और ये जो 36 एटीपी का निर्माण होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 10 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 है कि नहीं, प्रश्न नंबर 11 था, इसका सही उत्तर था ए। प्रश्न नंबर 12 है अगला प्रश्न कि रक्त का पीएच होता है। तो रक्त जो है हल्का सा क्षारीय होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 है कि रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर वो यंत्र है जिससे हम लोग क्या करते हैं, रक्तचाप को मापते हैं। जबकि जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर से हम लोग शरीर के तापमान को मापते हैं, या फिर वायु जलवायु इसके भी तापमान को हम लोग जो है इसको मापने का काम करते हैं। जो ऑक्सीमीटर है इससे हम लोग शरीर के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा मापने के लिए उपयोग करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है इसमें आपको फुल फॉर्म लिखना था। 14 नंबर प्रश्न है ईसीजी का फुल फॉर्म लिखना है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन है जो क्या करती है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के लिए बनाने के लिए उपयोग की जाती है। और ये क्या करता है, आपकी जो हृदय की धड़कने की जो स्थिति है उसको इस तरीके से कुछ ग्राफ पे बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हृदय के धड़कने का जो वेग है जो वो किस तरीके से चल रहा है, नियमित है या अनियमित है। इन सब चीजों को पता करने के लिए जो है ईसीजी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है एटीपी का फुल फॉर्म लिखना है। एटीपी यानी कि क्या होता है, ऊर्जा की जो इकाई होती है उसे हम लोग क्या एटीपी बोलते हैं। एटीपी यानी कि ऊर्जा की इकाई। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार हमने जो है आज के टेस्ट के जो है सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा किया है। आप सभी बच्चे आज जो उपस्थित थे, हमें काफी अच्छा लगा। आप लोग पढ़ाई करके आए थे, काफी आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम को लिख रहे थे। तो आप लोग अभी अपना आंसर जो है यहाँ से मैच कीजिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपके कितने उत्तर सही हैं, आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है। और तब तक के लिए इस वीडियो को फिर से देखिए, और इसके आगे की जो वीडियोज हैं उसमें हम लोग इसके आगे के जो सब्जेक्टिव प्रश्न थे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।